नमस्कार। दुबई में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर निर्णायक हस्तक्षेप किया। उन्होंने 2028 में COP33 की मेजबानी का प्रस्ताव दिया है। COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अभी 28वीं कॉन्फ्रेंस दुबई में चल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2028 का आयोजन अपने यहाँ करने को तैयार है। COP33 2028 में COP33 समिट को भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव भी रखता हूं। मुझे आशा है कि आने वाले 12 दिनों में ग्लोबल स्टॉक टेक की समीक्षा से हमें सुरक्षित और उज्जवल भविष्य का रास्ता मिलेगा। और इत्तेफाक से दुबई में जलवायु परिवर्तन को लेकर ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब हम नवंबर का गर्म महीना झेल चुके हैं और दिसंबर के भी गर्म रहने का अंदेशा है। बताया जा रहा है कि इस साल मानव इतिहास का सबसे गर्म साल होने जा रहा है। वैसे भी आज की दुनिया पूर्व औद्योगिक काल के मुकाबले 1.15 डिग्री सेल्सियस गर्म हो चुकी है। यही नहीं, नवंबर में 2 दिन ऐसे रहे जब तापमान 1850 से 1900 के स्तर के मुकाबले 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा। 17-18 नवंबर को पहली बार ये तापमान 2 डिग्री से ऊपर चला गया। अगर ये सिलसिला कुछ दिन और चला तो दुनिया का भविष्य भयावह हो सकता है। 2015 में हुए पेरिस समझौते में इस बात पर सहमति बनी थी कि दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़ने दिया जाए, कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा से ज़्यादा रोका जाए। दुबई में कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस सिलसिले में भारत की पहल को बहुत मजबूती से रेखांकित किया है। उन्होंने कहा, भारत जलवायु परिवर्तन को लेकर अपने लक्ष्यों के बेहद करीब है। दुनिया की 17% आबादी भारत में है, लेकिन कार्बन उत्सर्जन में हमारा हिस्सा बस 4% है। हमने 11 साल पहले ही उत्सर्जन तीव्रता को सीमित करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। गैर जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल में हम लक्ष्य से आगे हैं। 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल 50% से ज़्यादा करने लगेंगे। 2030 तक भारत हर साल 2 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कम कर सकेगा। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत लगातार काम कर रहा है। हाइड्रोजन क्षेत्र में भारत ने लगातार काम किया है। भारत में विश्व की 17% आबादी होने के बावजूद ग्लोबल कार्बन एमिशंस में हमारी हिस्सेदारी ओनली 4% से भी कम है। भारत विश्व की उन कुछ इकोनॉमीज में से एक है जो NDC टारगेट्स को पूरा करने की राह पर है। एमिशंस इंटेंसिटी संबंधी टारगेट्स को हमने 11 साल पहले ही हासिल कर लिया है। नॉन फॉसिल फ्यूल टारगेट्स को हम निर्धारित समय से 9 साल पहले ही प्राप्त कर चुके हैं और भारत ने इतने पर ही नहीं रुके हैं। हमारा लक्ष्य 2030 तक एमिशंस इंटेंसिफाई को 45% घटाना है। हमने तय किया है कि नॉन फॉसिल फ्यूल का शेयर हम बढ़ाकर 50% करेंगे और हम 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य की तरफ भी बढ़ते रहेंगे। भारत ने ऑल्टरनेट फ्यूल्स के लिए हाइड्रोजन के क्षेत्र को बढ़ावा दिया और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस भी लॉन्च किया। हम मिलकर इस नतीजे पर पहुंचे कि क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट को बिलियन से बढ़ाकर कई ट्रिलियन तक ले जाने की आवश्यकता है। साथियों, ग्लासगो में भारत ने आइलैंड स्टेट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट इनिशिएटिव की शुरुआत की थी। भारत
13 देशों में इससे जुड़े प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ा रहा है। ग्लासगो में ही मैंने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का विजन आपके सामने रखा था। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की स्टडी कहती है कि इस अप्रोच से हम 2030 तक प्रति वर्ष 2 बिलियन टन कार्बन एमिशन कम कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी साफ कर दिया कि जलवायु परिवर्तन रोकने और दुनिया का तापमान कम करने में सबको साथ मिलकर काम करना होगा और विकसित देश अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। उन्होंने कहा कि अतीत की गलतियां सुधारने के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। दुनिया के एक छोटे से हिस्से ने धरती का अंधाधुंध शोषण किया है, लेकिन इसके सबसे ज्यादा नुकसान विकासशील देशों को झेलने पड़े। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ मुहिम में विकसित देशों को आगे आना होगा। उन्हें विकासशील देशों की वित्तीय मदद भी करनी होगी। यही नहीं, तकनीक हस्तांतरण में भी उनको मदद करना होगा। ये स्वाभाविक भी है और न्याय उचित भी। पिछली शताब्दी की गलतियों को सुधारने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। मानव जाति के एक छोटे हिस्से ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया, लेकिन इसकी कीमत पूरी मानवता को चुकानी पड़ रही है। विशेषकर ग्लोबल साउथ के निवासियों को सिर्फ मेरा भला हो, ये सोच दुनिया को एक अंधेरे की तरफ ले जाएगी। फ्रेंड्स, हम अब सभी जानते हैं कि भारत सहित ग्लोबल साउथ के तमाम देशों की क्लाइमेट चेंज में भूमिका बहुत कम रही है, पर क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव उन पर कहीं अधिक है। संसाधनों की कमी के बावजूद ये देश क्लाइमेट एक्शन के लिए प्रतिबद्ध है। ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी बहुत ही जरूरी है। ग्लोबल साउथ के देशों की अपेक्षा है कि क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए विकसित देश उनकी अधिक से अधिक मदद करें। ये स्वाभाविक भी है और न्यायोचित भी है। साफ है, प्रधानमंत्री ने COP28 का एजेंडा तय कर दिया है। उन्होंने ग्लासगो और G20 सम्मेलन को भी याद करते हुए विकसित देशों को उनकी प्रतिबद्धताओं की याद दिलाई। कहा कि भारत 2070 तक अपना कार्बन फुटप्रिंट शून्य करने का वादा कर चुका है। विकसित देशों को यह काम 2050 तक पूरा करना होगा। साफ है कि विकास और पर्यावरण के बीच तालमेल बिठाने की चुनौती बिल्कुल सिर पर है। ये सवाल है कि क्या दुनिया के विकसित देश इस चुनौती को गंभीरता से लेंगे। अगर नहीं लेंगे तो क्या विकासशील देश कोई नई रणनीति अपनाएंगे या दुनिया ऐसे ही धुआं होती रहेगी जिसमें हम सबकी सांसें झुलसने को अभिशप्त होंगी। और हमारे साथ हैं दो खास मेहमान। साउथ एशिया इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के निदेशक, पर्यावरण मामलों की जानकार विभूति गर्ग, और साथ ही क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के ग्लोबल रणनीति प्रमुख हरजीत सिंह। आप दोनों का स्वागत है, विभूति और हरजीत। और आज आपने प्रधानमंत्री को सुना, जिस मंच से उन्होंने मजबूती से बात कही है। सबसे अच्छी बात विभूति, आपको प्रधानमंत्री के इन भाषण में क्या लगी? सबसे अच्छी बात तो ये थी कि इंडिया ने अपना स्टैंड फिर से, अब कमिटमेंट कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को 3 गुना बढ़ाएंगे, उसकी कमिटमेंट COP28 में फिर से अपनी पोजीशन फर्म कर दी है। आई थिंक दैट वाज द मोस्ट स्ट्राइकिंग पार्ट। बट जो सेकेंडली आई वुड से इंडिया हैज़ बीन प्रोपोगेटिंग, मतलब उस अपने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को, मिशन लाइफ को, क्योंकि सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी से
बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि उससे कार्बन एमिशंस कम होंगी। लेकिन उसके साथ साथ जो और ज़रूरत है, वो जो मिशन लाइफ को इंडिया प्रमोट कर रहा है और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की जो बात करी, और उसको भी एक ग्लोबल पथ पर उन्होंने अनाउंस करा। आई थिंक वो एक और उपलब्धि है इंडिया के उसमें, कि वो अपना उन्होंने दिखाया कि वो कितने सीरियस हैं, कि ना हम सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाएंगे, बट उसके साथ साथ हम एनर्जी एफिशिएंसी को, वाटर कंजर्वेशन को, और एफॉरेस्टेशन मतलब और पेड़ लगाकर हम कार्बन सिंक क्रिएट करेंगे, ताकि आगे वाले वर्षों में कार्बन एमिशन की जो बढ़ावट हो रही है वो सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी से, जैसे मैं कह रही थी, कम नहीं होएगी। और इन सब स्टेप्स के थ्रू इंडिया ने अब स्ट्रॉन्ग पोजीशन प्ले करी है, और वो चाहता है कि बाकी भी देश वैसा ही उस पथ पर चलें। जी हरजीत, मेरा भला हो ये सोच गलत है। प्रधानमंत्री ने आज अपने इनॉग्रल सत्र में जो उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने ये कहा, तो एक तरह से कहें कि उन्होंने COP28 का एजेंडा सेट कर दिया है, आईना दिखाया है विकसित देशों को। जी बिल्कुल सही बात है शिक्षा। बहुत जरूरी है अमीर देशों को ये बताना कि आज जो क्राइसिस हम झेल रहे हैं उसका कारण वो है क्योंकि कुछ देश और कुछ कंपनियां जिन्होंने इतना दोहन किया है प्रकृति का और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज का, इसकी वजह से ये सारी तबाहियां हो रही हैं। तो उनको जिम्मेदारी भी ज्यादा उठानी होगी। और हकीकत ये है कि जो विकासशील देश हैं जैसे कि भारत और भी जो गरीब देश हैं वो इन तबाहियों को झेल रहे हैं। तो इस जिम्मेदारी का एहसास कराना और ऐसे पटल पे आके बोलना वो बहुत जरूरी है, और जिसको हम लोग क्लाइमेट जस्टिस कहते हैं। और अगर हमको कोई भी एक्शन लेना है वो उस समता जिसको हम इक्विटी बोलते हैं उसके बेसिस पे होना चाहिए। जिसने ज्यादा दोहन किया है, जिसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, उसको ज्यादा फाइनेंस भी प्रोवाइड करना होगा और अपने देश में भी एमिशंस को कम करना होगा। जी, हमारे दर्शकों को हरजीत अगर आप ये समझा सकें कि कहा जा रहा है कि ग्लोबल स्टॉकटेक है इस COP28 की बैठक में, एक तरह से पेरिस अग्रीमेंट को लेकर जो फैसले लिए गए थे उसका हिसाब किताब है, तो ऐसे में आगे बढ़ने के लिहाज से ये COP28 की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, जो भी ये अंतर्राष्ट्रीय अग्रीमेंट होते हैं वो काफी हद तक ओपन एंडेड होते हैं, लेकिन आपको उसके अंदर में माइलस्टोन्स डालने पड़ेंगे ताकि आप ये जांच कर सकें कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उस मामले में पेरिस एग्रीमेंट बहुत ही यूनिक है। इसमें यह तय किया गया 2015 में कि 2023 से हर 5वां साल हम लोग ये देखेंगे कि हमने उन टारगेट्स को अचीव किया है। और चूंकि पेरिस एग्रीमेंट की शुरुआत भी 2020 से हुई, जिसमें सभी देश जुड़े और वो क्रियान्वयन शुरू हुआ, तो ये बहुत जरूरी है कि हम उस प्रोग्रेस को देखें। और खास तौर से जैसा आपने कहा कि तबाहियां जैसे बढ़ रही हैं और इसका फर्क आम इंसान पे पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो टेम्परेचर बढ़ा है उसकी वजह से जो तबाहियां बढ़ी हैं, इसका और प्रभाव ना पड़े इसलिए उत्सर्जन को कम करना जरूरी है। तो उसका लेखा जोखा जो है वो ग्लोबल स्टॉकटेक करेगा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और जो भारत और बाकी विकासशील देश बहुत मजबूती से सामने रख रहे हैं, वो ये कि ये लेखा जोखा जो है, पहले हमको देखना है कि आखिर हम आज इस स्थिति में कैसे पहुंचे। और इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एमिशंस किसने ज्यादा किए और कौन जूझ रहा है उन तबाहियों से, ये बताना जरूरी है और वो ग्लोबल स्टॉकटेक का पार्ट होना होगा। फिर हम देखेंगे कि अब आगे क्या करेंगे, तो जिसको हम लोग यहाँ बोलते हैं अंग्रेजी में बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग, कि जो लेखा जोखा ये तय करे कि अब ज्यादा जिम्मेदारी किसकी होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो ग्लोबल स्टॉकटेक से निकल के आएगा। जी, और ये एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है COP28 की बैठक। विभूति, भारत के लिए की टेकअवेज इस बैठक से क्या हो सकते हैं? की टेकअवेज तो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज इस बात के लिए फिर से बहुत एम्फेसिस किया है कि क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट बजट, अगर हम विकासशील देशों को चाहते हैं कि वो और अपनी उन्नति के जो पथ पर वो जा रहे हैं, उससे एनर्जी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। अगर उसको हमें पूरा करना है और वो चाहते हैं कि क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी नहीं, जब हम इसकी बात करते हैं तो पूरा इकोसिस्टम बनना होता है, उसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है।
और अभी तक इंडिया ने जो रिन्यूएबल एनर्जी की अचीवमेंट पाई है वो अपने दम पर पाई है, बट आगे जाने के लिए जो हम सब देशों से मांग कर रहे हैं कि आप उसे 3 गुना बढ़ाइए, तो हमें इन्वेस्टमेंट भी 2 से 3 गुना बढ़ानी पड़ेंगी। और इसके लिए कंसेशनल कैपिटल का बहुत बड़ा आवश्यकता है सब देशों को। हम्म। उसमें जो की टेक अवे की मांग है, आई थिंक कल जो सबसे पहला आई वुड से कि अच्छी जो आउटकम आया है कि लॉस एंड डैमेज फंड $400 मिलियन का ऑलरेडी अप्रूव हो गया है। बिल्कुल। लास्ट ईयर COP27 में ये लास्ट में एक एग्रीमेंट हुआ था कि $100 बिलियन के लिए ये फंड क्रिएट करा जाएगा, बट पहले ही दिन कॉप की शुरुआत में सबसे अच्छा जो आउटकम आया, ऑलरेडी 400 मिलियन ऑलरेडी कमिट कर दिए हैं डेवलप नेशंस ने लॉस एंड डैमेज के लिए। इसको और बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज आईए की एक स्टडी ने एस्टिमेट किया है कि $2 ट्रिलियन की आवश्यकता है। ये हो गया अडेप्टेशन फंड पे, बट मिटिगेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा फंड चाहिए। हर कंट्री को जो $4 ट्रिलियन हर प्रति वर्ष की आवश्यकता है अगर उन्हें नेट जीरो या अपने एनडीसीज जो अचीव करने हैं 2030 तक, तो $4 ट्रिलियन। और अगर आप अभी देखेंगे तो सिर्फ 20% जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में हैं, और बाकी जो सारा पैसा सस्टेनेबल फाइनेंस में लग रहा है वो अभी तक डेवलप्ड वर्ल्ड को जा रहा है। तो ये इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है। ये इम्बैलेंस करेक्ट करने के लिए आई थिंक इंडिया एक आवाज़ बनेगा पूरी ग्लोबल साउथ के लिए कि हमें इस फंड को बढ़ाइए। जी, बहुत शुक्रिया इस बैठक के बारे में समझाने के लिए और इसके क्या टेकअवेज हो सकते हैं और भारत ने किस तरह से ग्लोबल साउथ देशों की आवाज़ बनकर अपनी बात आज प्रधानमंत्री ने मजबूती से रखी है, और साथ ही COP33 समिट को भारत में करने का प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री ने उस मंच से दिया है। बहुत शुक्रिया हरजीत सिंह और विभूति गर्ग इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें जारी।